एगाथा का नाम सुनते ही सब लोग और करीब आ गए। उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ गई जब उन्होंने स्क्रीन पर ब्लू बाल वाली जादू करने वाली को देखा, जो ताकिरा की हिस्ट्री की सबसे यंगेस्ट हाई अवेकेंड विच थी। बहुत लोग हैरान हो गए क्योंकि उन्होंने सोचा था कि अगाथा ताकिरा में कई साल पहले मर गई थी, जबकि दूसरे लोग ये सोच रहे थे कि अगाथा 400 साल तक कैसे जिंदा रही और अभी भी वैसे दिख रही थी जैसे 400 साल पहले थी। फिलिस ने कंफर्म किया कि जो उनके साथ थी वो सच में असली अगाथा थी, और उसने बताया कि कैसे अगाथा ने अपने रिसर्च टावर के लिए वापस जाते वक्त अपने आप को फ्रीज कर लिया था जब अचानक डीमंस ने उसका शिकार कर लिया था, लेकिन उन्होंने अपने सारे शिकारियों को हरा दिया और फिर विच यूनियन ने उसे उसके पत्थर के टावर के डर से बचाया। ये सुनकर पाशा को अपने अंदर एक एक्साइटिंग आइडिया आने लगा जो उसके दिल के गहराइयों से उभर कर आया। अगर फिलिस खुद खतरे में नहीं थी और जो व्यक्ति उसके पास था वो ताकिरा की सबसे यंगेस्ट हाई अवेकेंड विच थी, तो क्या एगाथा सच में चोजन वन हो सकती थी? ये सवाल पूछते ही फिलिस ने अपना सिर हिला दिया। एगाथा को देखा और फिर सबसे पहले ये पूछा कि क्या वो सबसे अलग बात कर सकती है। एगाथा ने हाँ में सिर हिला दिया और फिर मेन हॉल से निकल गई। फिलिस ने फिर अपनी कुछ रीसेंट ऑब्जर्वेशंस शेयर की जो उसने नेवरविंटर में की थी। बताया कि उसने चोजन वन को ढूंढ लिया है और धीरे धीरे अपना बिल्कुल अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस सुनाया। हैरानी की बात थी कि वो जो 400 साल से ढूंढ रहे थे चोजन वन, वो एक मॉर्टल किंग निकला। जब फिलिस ने यह घोषणा की, दूसरी तरफ हैरान होकर आवाज उठी। कई लोग कह रहे थे कि फिलिस को गलतफहमी हो गई है। फिलिस को ऐसे रिस्पॉन्सेस का अंदाजा था और उसने सबको यकीन दिलाया कि उसने खुद इस बात की जांच की थी। रोलैंड से निकले लाइट ने मैजिक स्टोन के अंदर जो भी शक्ति थी उससे भी ज्यादा तेज था। आखिरी उम्मीद के साथ पाशा ने पूछा, क्या इस मॉर्टल किंग के पास कोई जादुई शक्तियां हैं? फिलिस ने सिर हिलाकर जवाब दिया कि रोलैंड के पास कोई जादू नहीं है और वो डिवाइन इंस्ट्रूमेंट को भी एक्टिवेट नहीं कर सकता। इस जवाब ने सबके चेहरे पे निराशा ला दी, लेकिन फिलिस की अगली बातें उनकी क्यूरियोसिटी को फिर से जगा गई। फिलिस ने पाशा को बताया कि रोलैंड डीमंस के खिलाफ उनके साथ मिलकर काम करने को तैयार है। जैसे ही दूसरी तरफ के विचेस ने यह सुना, उन्होंने फिर से सवाल उठाए। फिलिस ने ज्यादा नहीं बताया, बस अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और ये कहा कि एगाथा को रोलैंड पर पूरा विश्वास था। एगाथा को यकीन था कि अगर कुछ वक्त मिलता तो नेवरविंटर डीमंस को हरा सकती थी और इसी वजह से एगाथा रोलैंड को सर्व कर रही थी ताकि आने वाले तीसरे डिवाइन वॉर की तैयारी की जा सके। ये सब जो फिलिस ने बताया वो ताकिरा के विचेस के लिए जो 400 साल पुरानी थी समझना मुश्किल हो गया था, खासकर वो बात कि एगाथा एक मॉर्टल किंग को सर्व कर रही थी। कुछ लोग तो सोच रहे थे कि एगाथा पागल हो गई है। लोगों के बीच हल्ला गुल्ला हो रहा था। सब फर्स्ट डिवाइन वॉर को याद कर रहे थे जब उन्होंने डीमंस के सामने हार मान ली थी। ह्यूमंस ने शहर के दरवाजे डीमंस के लिए खोल दिए थे और जब विच आर्मी उनकी मदद के लिए आई थी तो राजाओं ने उन्हें मना कर दिया था। दरवाजे नहीं खोले और वो बेशर्मी से देख रहे थे जब डीमंस उनके हर विच बहनों को एक एक करके मार रहे थे। कुछ ह्यूमंस तो डीमंस के साथ मिलकर काम कर रहे थे। विचेस के बीच हो रही बातें सुनते हुए पाशा ने अपनी चिंता जताई। जो कुछ भी उन्होंने ह्यूमंस के पिछले एक्शंस देखे थे, उन्होंने उनका पूरा विश्वास तोड़ दिया था। शायद ये जो रोलैंड विंबलडन है एक आउटस्टैंडिंग मॉर्टल किंग हो, लेकिन कैसे वो हर ह्यूमंस को रिप्रेजेंट कर सकता है? वो बीमार होगा, बूढ़ा होगा और मर जाएगा। अगर वॉर 20 या 30 साल और चला तो क्या वो अपने जवानी जैसे पूरे पैशन और पावर के साथ खड़ा रहेगा? उसके डिसेंडेंट्स का क्या होगा? क्या उसके सक्सेसर उसके इंटेंशन अपनाएंगे? जल्दी ही सेलिन ने बीच में आकर सबको शांत किया। उसने एगाथा के साथ काम किया था और उसे जाना था कि वो एक काफी लॉजिकल और समझदार विच थी। सेलिन ने सबसे कहा कि अपने पुराने विचार को कम करें और रोलैंड से पहले प्रॉपर बात करें, क्योंकि उन्होंने पहले ही सेक्युलर किंगडम्स के साथ बातचीत शुरू करने की तैयारी की थी और अब एक मॉर्टल किंग जो विचेस के खिलाफ नहीं था और डिवाइन वॉर की तैयारी कर रहा था, वो उनके सामने था। तो ये एक अच्छा शुरुआत हो सकता था। पाशा ने गहरी सांस ली और सोचा कि फ्यूचर का जो भी हो, अभी के लिए रोलैंड जैसे एक प्रोग्रेसिव किंग सबसे ज्यादा सूटेबल पर्सन लग रहा था बातचीत के लिए। अगला जो कुछ होगा वो बातचीत के बाद तय होगा। फिर उसने फिलिस से ईमानदारी से कहा कि वो किंग से मुलाकात का इंतजाम करें। थोड़ी देर बाद रोलैंड एगाथा और नाइटिंगेल के साथ हॉल में एंटर किया। उसकी नजर तुरंत ही बड़े पर्पल स्क्रीन पर गई जो एक लाइव ब्रॉडकास्ट जैसा लग रहा था। उसकी आंखों ने थोड़ी देर के लिए एक बड़ा टेंटिकल्ड क्रीचर को देखा। पाशा, जो सबसे आगे खड़ी थी, पहली बात बोली, रोलैंड से माफी मांगते हुए कि उसे इंतजार करना पड़ा और खुद को इंट्रोड्यूस किया कि वो ताकिरा के जीवित बचने वालों में से है। थोड़ी समझदारी की बातचीत होने के बाद वेंडी, स्क्रल और टिली भी रूम में आए और सभी ने एक टेबल के आसपास बैठकर अपनी पहली बातचीत शुरू की। पाशा को थोड़ा हैरानी हुई
क्योंकि उसने देखा कि रोलैंड को उसका चेहरा देखकर कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने सोचा था कि रोलैंड को विचेस होने का पता चलने में समय लगेगा, लेकिन रोलैंड ने अपना एक अलग तरीका अपनाया और पाशा से कहा कि रेड मून का समय नजदीक आ रहा है और दोनों तरफ के लिए समय काफी इंपॉर्टेंट है। वो ये कह रहा था कि एक दूसरे के बीच शक और सीक्रेट रखने की बजाय शुरू से ही खुलकर और ईमानदारी से बात करना बेहतर होगा। जैसे कि तकीरा पहले कॉन्टिनेंट के रूलर थे, उन्हें इस प्रिंसिपल को समझना चाहिए। पाशा ने एक छोटी सी रुकावट के बाद हल्की सी मुस्कान के साथ कहा कि फिलिस की बात से वो सहमत है। रोलैंड सच में एक यूनिक ह्यूमन था। अब जब प्लेजेंट्रीज खत्म हो गई थी तो बात की असली टॉपिक पर आने का वक्त था। रोलैंड ने कहा कि वो तकीरा विचेस के साथ अपने सेम टारगेट में जुड़ता है, जो डीमंस के खिलाफ वॉर है। रोलैंड ने भी अंदाजा लगाया कि विचेस ने फिलिस को सिर्फ चोजन वन को ढूंढने के लिए नहीं, बल्कि सेक्युलर किंगडम्स के साथ बातचीत करने के लिए भेजा था। पाशा ने खुलकर यह मान लिया कि उनका असली प्लान था कि वो 4 किंगडम्स में घुसकर धीरे धीरे कुछ ह्यूमंस को रिक्रूट या कंट्रोल करें और चोजन वन को ढूंढें, और फिलिस का एग्जीबिशन में शामिल होना इस स्ट्रैटेजी का हिस्सा था। लेकिन चर्च की हार ने उन्हें एक और उम्मीद दी थी, जिससे वो अब अंडरग्राउंड छुपने की बजाय सब विचेस को एक जगह इकट्ठा कर पाए। उनके इंटेलिजेंस के मुताबिक स्लम्बरिंग आइलैंड फ्योर्ड्स में सबसे ज्यादा विचेस थीं, लेकिन उनका लीडर ग्रे कासल के किंग की सिस्टर थी, जो वो किंगडम था जिसने चर्च को हरा दिया था। उन्हें थोड़ा सरप्राइज हुआ कि उन्होंने अपने प्लान्स में ग्रे कासल से इतनी जल्दी जोड़ लिया। रोलैंड मुस्कुराते हुए बोला कि शायद यही हमारी डेस्टिनी थी, जो हम सबका काफी सारा समय बचा रही थी और हमें एक दूसरे को समझने का और बातचीत करने का पूरा वक्त दे रही थी। पाशा भी हल्की सी मुस्कान के साथ हंस रही थी, लेकिन एक कड़वी मुस्कान के साथ बोली कि ये सब सिर्फ इस शर्त पर है कि वो डीमंस को हरा सकें और इस कॉन्टिनेंट पर अपना जीवन जीने का मौका पा सकें। रोलैंड ने यह कहा कि वो ताकेरा विचेस की मदद करने के लिए तैयार है ताकि वो अपने चोजन वन को ढूंढ सकें, लेकिन उसने ये भी कहा कि विचेस उसे कुछ भी छुपाए नहीं। पाशा ने हाँ में सिर हिलाया और बोला कि वो रोलैंड के हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। रोलैंड का सबसे बड़ा सवाल ये था कि तकीरा विचेस ने अपनी नजरों से क्या देखा था और कैसे ये उन्हें 2 बड़ी शक्तियों के बीच फैसला डालने का रीजन बना, जो आखिर में फेडरेशन के टूटने का रीजन बना। ये सवाल क्लियरली तकीरा विचेस के लिए एक नाजुक जगह पर था। पाशा के पीछे खड़ी विचेस ने अपनी चिंता और नाराजगी जाहिर की, और कुछ ने तो रोलैंड के साथ ये डिटेल्स शेयर करने में हिचकिचाहट दिखाई और कहा कि उन्होंने जो बड़े सैक्रिफाइसेस दी थी उन्हें ध्यान में रखें। पाशा ने उनके डिस्कशंस को रोक दिया और कहा कि उनकी सैक्रिफाइसेस बेकार नहीं जानी चाहिए। उसने विचेस से चैलेंज करते हुए पूछा कि अगर वो डीमंस के हमले में हार कर मर जाएंगी, क्या वो ये राज अपने साथ कब्रों में ले जाएंगी, जैसे उन्होंने खुदाई कब्रों में देखा था। उसके सवाल ने पूरी रूम में सन्नाटा छोड़ दिया। फिर पाशा ने रोलैंड से माफी मांगी और थोड़ी देर के लिए चुप रहने के बाद बोला कि ज्यादा सही ये होगा कि जो रूइंस उन्होंने पाया वो उन्हें नहीं, बल्कि एक एंशिएंट सिविलाइजेशंस ने पाया था। ये सब फर्स्ट डिवाइन वॉर के शुरू होने के बाद कुछ ही समय में हुआ था, लगभग 800 साल पहले। रोलैंड ने सोचा और समझ गया कि समय का फ्रेम क्या था। पाशा ने बताया कि जो उन्होंने पाया वो एक सिविलाइजेशन थी जो जमीन के नीचे मर गई थी। शुरू में लोगों को यह समझ नहीं आया और उन्होंने दूसरी सिविलाइजेशन के साथ बात करने का इंतजार नहीं किया और उन्हें गलत समझकर एक नए टाइप के डीमंस समझ लिया। इसलिए हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स काफी गलत हो गए थे। ये तभी समझ में आया जब सेकेंड डिवाइन वॉर के अंतिम दौर में, जब ताकीरा और फेडरेशन खत्म होने के कगार पर थे, उन्होंने ये सीक्रेट ढूंढे। सोल ट्रांसफर की मेथड भी उसी सिविलाइजेशन के छोड़े हुए स्टोन के टैबलेट से मिली थी और उन्होंने इस पॉसिबिलिटी को एक अनहैच्ड सब्जेक्ट पर वेरीफाई किया। तभी फेडरेशन के टॉप 3 सीट्स ने गॉड पनिशमेंट आर्मी के ट्रांसफॉर्मेशन पर रिसर्च करना शुरू किया। अगाथा हैरान थी क्योंकि उसने पहले कभी ये नहीं सुना था। पाशा ने बताया कि ये फेडरेशन का सबसे बड़ा सीक्रेट था जो सिर्फ 3 सीट्स और कुछ मेंबर्स को पता था। जहां तक पाशा और बाकी तकीरा विचेस का सवाल था, उन्हें यह शॉक देने वाली बात तब पता चली जब तकीरा गिर गया था। फिर पाशा ने यह बताया कि जो ग्रोटेस्क बॉडी वो इस्तेमाल कर रही थी वो सोल ट्रांसफर मेथड का नतीजा थी। उसने अपनी कहानी को लंबा करके बताया कि फेडरेशन स्टोन के टैबलेट्स पर दिए गए क्लूज के बाद एक बड़े सिटी को जमीन के नीचे ढूंढ निकाला। ये एंशिएंट सिटी जो कई रास्तों और गड्ढों से भरा हुआ था, जैसे भूल भुलैया की तरह कॉम्प्लेक्स था। इसे लैबिरिंथ इन रूइंस का नाम दिया गया था। ये दुख की बात है कि जब तक उन्होंने लैबिरिंथ को पूरी तरह से एक्सप्लोर किया, तकीरा डीमंस के हाथ में चला गया और इसने सभी को भागने पर मजबूर कर दिया। बहुत बड़े दाम पर उन्होंने आखिरकार लैबिरिंथ तक पहुंचने में सफलता पाई, जहां उनका प्लान था कि रूइंस से सब कुछ लेकर हर्मीज की तरफ जाएंगे और एक नई होली सिटी की स्थापना करेंगे। लेकिन जो कुछ आगे हुआ वो उनके लिए बिल्कुल अनजाना था।
रोलैंड ने पाशा के इमोशन में बदलाव महसूस किया जब उसने और गहरी उदासी के साथ बात की। रूइन में मौजूद सिटी बिल्कुल नया था और उसमें कई अद्भुत राज छुपे हुए थे, जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट उन चीजों का था जिन्हें उन्होंने मैजिक कोर, होस्ट और पिछली सिविलाइजेशन के रिकॉर्ड्स कहा था। उन्होंने बाद में समझा कि ये लैब्रिंथाइन रूइंस उनके लिए तैयार किए गए थे और ये उन्हें 800 साल पहले से यहाँ ले आए थे। टेली ने पूछा कि इसका क्या रीजन था, कौन था जिसने उन्हें यहाँ तक लाया। पाशा ने जवाब दिया कि ये बस नटालिया का एक थ्योरी था। शायद वो अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन बस अपनी सिविलाइजेशन को अगली जनरेशन तक पहुंचाना चाहती थी। फेडरेशन ने रूइंस में काफी जानकारी पाई थी, खासकर मैजिक कोर के बारे में, जो 3 सीड्स के बीच फासला डालने का रीजन बना था। टैबलेट्स ये बताते थे कि मैजिक में इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज छुपी होती हैं और डिवाइन विल को अपनाना एक प्रोसेस है मैजिक को समझने की। रोलैंड, जो इस जरूरी मैसेज को समझ रहा था, उसने पूछा कि मैजिक कोर क्या था। पाशा ने बताया कि ये एक पावरफुल चीज थी जो अपने रूप को अपनी इच्छा से बदल सकती थी। ये अमेजिंग डिवाइस फेडरेशन की समझ को बढ़ाने वाला था। जो इल्यूजनरी डिवाइस वो अब इस्तेमाल कर रहे थे वो एक छोटा मैजिक कोर था, जबकि डिवाइन इंस्ट्रूमेंट रूइंस में सबसे बड़ा मैजिक कोर था। रोलैंड ने इस मैजिक कोर को एक यूनिवर्सल टर्मिनल के रूप में देखना शुरू किया, जो विचेस से कई गुना ज्यादा ताकतवर था और जो उतना ही यूजफुल था प्रोडक्शन और वॉर दोनों में। पाशा ने दुख भरी बात की कि उनकी समझ और इस्तेमाल अभी भी इनिशियल लेवल पर थे। टैबलेट ने फ्यूचर में यह प्रिडिक्ट किया था कि जैसे जैसे वो मैजिक में गहराई से जाएंगे वैसे वैसे वो गॉड से भी अलग नहीं रहेंगे। रोलैंड ने खड़ा होकर यह जाना कि तकीरा विचेस के पास समय कम पड़ रहा था। रोलैंड सही था, क्योंकि तकीरा विचेस को यह नहीं पता था कि मैजिक कोर को समझने और इस्तेमाल करने में उन्हें कितना टाइम लगेगा। ये 100 या 1000 साल भी लग सकते थे। तकीरा की गिरने के बाद उस समय के रिसोर्सेज सिर्फ एक ही रिसर्च पर कॉन्सेंट्रेट करने के लिए काफी थे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि गॉड पनिशमेंट आर्मी प्रोजेक्ट जो टैबलेट में दिया गया था उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट कर रहा था, क्योंकि जब वो अपनी विच बॉडी को छोड़कर गॉड पनिशमेंट सोल्जर्स बन जाएंगे तो वो हमेशा के लिए डिवाइन विल को खो देंगे। रोलैंड को पता था कि आगे क्या होने वाला था। जब गॉड पनिशमेंट आर्मी डीमन से लड़ने का एकमात्र तरीका नहीं रहा तो विभाजन हो गया। कुछ लोग जो सिर्फ एक वेसल बनने के लिए तैयार नहीं थे, उन्होंने एक्यूरा के खिलाफ अपना विरोध जाहिर किया, सिर्फ विचारों में नहीं बल्कि एक गहरा रीजन भी था। फेडरेशन के लीडरशिप को यह समझ में आ गया था कि दोनों ही अप्रोचेस डीमंस के खिलाफ विक्ट्री की गारंटी नहीं दे सकते। एक्यूरा का गॉड पनिशमेंट आर्मी प्रोजेक्ट हजारों गॉड पनिशमेंट वॉरियर्स का इस्तेमाल कर सकता था, जो कई दशकों तक डीमंस से लड़ते रहते, लेकिन अगर कोई नुकसान होता तो उन वॉरियर्स को फिर से भरना मुश्किल था। चोजन वन प्रोजेक्ट एक किस्मत पर बेस्ड था, लेकिन अगर यह सक्सेस होता तो इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते और ये विचेस को गॉड के और करीब ले जा सकता था। ये दोनों स्ट्रैटेजीज एक दूसरे से पूरी तरह से अलग थीं। एक तो प्रेजेंट के लिए लड़ती थी, जबकि दूसरी फ्यूचर पर दांव लगाती थी। जो कुछ बाद में हुआ वो दोनों ट्रांसेंडेंट विच लीडर्स का डिस्ट्रक्शन था। फिर तीसरी और लास्ट सीट एलेनोर आगे आई और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को खत्म किया। उसने अपने आप को सेंट्रल होस्ट के साथ मिलाया और पहली विच बनी जो फ्यूजन से गुजरी। जब 3 ट्रांसेंडेंट लीडर्स का अंत हो गया, फेडरेशन की हाईएस्ट कॉम्बैट पावर भी टूट गई और रूइंस उन सर्वाइवर्स की जिंदगी का अब एक एसेंशियल पार्ट बन गए। उन्होंने एक समझौता किया, कुछ लोग वहां रुककर अपने रिसर्च को जारी रखेंगे, जबकि बाकी सब हर्मीज की तरफ चलेंगे और नई होली सिटी बनाएंगे, जैसे कि पहले सोचा गया था। ओरिजिनल होस्ट्स की लिमिटेड नंबर्स के कारण चर्च ने लैब्रिंथिन रूइंस को 100 साल तक नए वेसल्स देने का वादा किया। अगर उस समय तक कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिलता या चोजन वन नहीं मिलता तो सभी रिसर्च रिजल्ट्स, जैसे कि सोल ट्रांसफरिंग डिवाइसेस और ओरिजिनल होस्ट्स, चर्च के द्वारा वापस ले लिए जाते। अगर तकीरा विचेस ने इस फैसले को नहीं माना तो चर्च कोई रहम नहीं दिखाता। ये सुनकर रोलैंड को कुछ अजीब लगा। अगर पाशा और बाकी अभी भी रूइंस में थे तो इसका मतलब ये था कि चर्च वहां नहीं आया या शायद उसे भूल गया था। पाशा ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा कि काफी समय तक उनके पास बार बार बाहर जाने की कैपेसिटी नहीं थी। जो शरीर उनके पास था वो सूरज के नीचे नहीं आ सकता था, और जो विचेस अपने सोल को ट्रांसफर करते थे उन्हें नए बॉडीज में अडेप्ट होने में टाइम लगता था। इसलिए उन्हें हर्मीज के सिचुएशन के बारे में कुछ भी पता नहीं था। जब वो आखिरकार बाहर निकलकर दुनिया को समझने में सफल हुए तो उन्होंने जाना कि जो नया ऑर्डर उन्होंने बनाया था वो लेडी एक्रेस की इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं था। एगाथा ने जोरदार से टेबल पर हाथ मारते हुए कहा कि अब सब कुछ समझ में आ गया है। एक्रेस ऐसे कदम नहीं उठाती। गॉड पनिशमेंट आर्मी प्रोजेक्ट के कंपैरिजन में चर्च का अप्रोच पूरा तरीके से विच रेस को खत्म करने के लिए था। ताकीरा विचेस ने इस बात से सहमति होते हुए अपना सिर हिला दिया। थोड़ी देर बाद रोलैंड ने एक और सवाल उठाया कि सेंट्रल होस्ट असल में क्या था।
और ये ओरिजिनल होस्ट से कैसे अलग था? इसका जवाब देने के लिए सेलिन ने बताया कि दोनों का रिलेशनशिप उस अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन से था जो अब खत्म हो गई थी, और इस सिविलाइजेशन के लोग इतने कमजोर थे कि उन्हें अपनी ताकत बनाए रखने के लिए इन वेसल्स में रहना पड़ता था ताकि वो अमर रह सके। लेकिन उनकी असली प्रोडक्शन के बारे में डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी क्लियर नहीं था। रोलंड, जो विच के जवाब से क्यूरियस हो गया था, ने इस विच को पूछा जिसे सेलिन कहा गया और जो एगाथा के साथ काम कर चुकी थी। एगाथा ने सेलिन को पहचाना, लेकिन उससे ज्यादा अकेला नहीं था। फिर भी एगाथा ने सुना था कि सेलिन आमतौर पर एक शांत और शर्मीली लड़की थी, लेकिन जब मैजिक के बारे में बात होती थी तो वो एक बिल्कुल अलग इंसान बन जाती थी। रोलंड ने सिर हिलाकर कहा। फिर उसने पूछा कि जो विचेस सेंट्रल होस्ट से मर्ज हो गई थी, क्या वो अब भी जिंदा थी और क्या उनसे बात की जा सकती थी? सेलिन ने जवाब दिया कि लेडी एलेनोर और दूसरे 10 विचेस जो कॉन्फ्लिक्ट में भरी चोटों से गुजरी थीं, उन्होंने बाद में सेंट्रल होस्ट से मर्ज होकर उसे अवेकेंड किया। लेकिन सब लोग जिंदगी भर के लिए एक बेकार केज में बंधने के लिए तैयार नहीं थे। सबसे बड़ा पछतावा यह था कि वो प्रॉपरली बात नहीं कर पाते थे, वो सिर्फ हाँ या ना का जवाब दे पाते थे। ये देखते हुए रोलंड ने पूछा कि क्या सेंट्रल होस्ट कोई भी सवाल का जवाब दे सकता है? सेलिन ने क्लियर किया कि सवाल को समझना जरूरी है, जितनी क्लियर कंडीशंस होंगी उतना जल्दी जवाब मिलेगा। रोलंड ने तुरंत सोचा कि इसे एक प्रिमिटिव बायोलॉजिकल कंप्यूटर सिस्टम से कंपेयर किया जा सकता है। अगर सही कंडीशंस दी जाएं, क्या ये इक्वेशन सॉल्व कर सकता है या कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस इंडिपेंडेंटली कर सकता है? उसने सोचा कि इसे नेवरविंटर सिटी ले जाने का प्लान बनाए रिसर्च के लिए, लेकिन उसे पता था कि ऐसी कोई रिक्वेस्ट अभी नहीं की जा सकती। हॉल में जो विचेस थीं, उन्होंने रोलंड के चेहरे पर जो एक्सप्रेशन देखा, उससे उन्हें समझ आ गया कि रोलंड के दिमाग में कुछ आइडियाज चल रहे थे। रोलंड ने 2 बार खांसी की और बोला कि उसे तकीरा विचेस के सिचुएशन का बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन एक लास्ट सवाल है। विचेस, चर्च और एंशिएंट टेक्स्ट में बार बार डिवाइन विल का जिक्र होता है। उसने चर्च के एक मिस्टीरियस रूम के बारे में भी सुना था जहां सिर्फ पोप जा सकते थे और वहां से गॉड्स को देखा जा सकता था। उसे जानना था कि ये जो डिवाइन विल है असल में वो क्या चीज है। पाशा, जो रोलंड की एक्सटेंसिव नॉलेज से हैरान थी, ने बताया कि डिवाइन विल के बारे में उन्हें तकीरा के गिरने के बाद पता चला था। पाशा को क्यूरियस था कि रोलंड को यह सब कैसे पता चला। मुस्कुराते हुए रोलंड ने कहा कि ये उसने चर्च को हरा दिया था और जो विचेस पहले चर्च के लिए काम करती थीं, वो अब नेवरविंटर सिटी में हैं। पाशा ने कुछ सेकंड्स तक इस मॉर्टल किंग को गौर से देखा, फिर रोलंड को बताने की तैयारी की, ये सोचकर कि वो इसे कॉन्फिडेंशियल रखेगा। ना सिर्फ रोलंड बल्कि हॉल में सारी विचेस को ये सीक्रेट रखना था। डिवाइन विल असल में एक बड़ा ट्रांसपेरेंट स्टोन था जो गॉड के पनिशमेंट का था, जिससे हम गॉड से कनेक्ट हो सकते थे और कुछ चीजें देख सकते थे। रोलंड ने पूछा कि क्या देखा जा सकता है, तो पाशा ने डिवाइन विल के विजन्स के बारे में डिटेल में बताया। फिर टिली ने पूछा कि वो 4 पेंटिंग्स किस चीज को रिप्रेजेंट करती हैं। पाशा ने माना कि यह सवाल लोगों को 1000 साल से परेशान कर रहा था। रूइंस में जाकर उन्होंने समझा डिविनिटी ने उन्हें ह्यूमैनिटी, डीमंस, अननोन एनिमीज और अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन दिखाई थी। एक पेंटिंग जो अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन को दिखाती थी अब ब्लैंक हो गई थी, जो फर्स्ट डिवाइन वॉर के बाद का समय था। फेडरेशन के डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स को कंपेयर करके उन्होंने स्पेकुलेट किया कि इस सिविलाइजेशन को डिवाइन वॉर में परमानेंटली मिटा दिया गया था। रोलंड ने घूमते हुए इस सो कॉल्ड डिवाइन वॉर पर सोचा, क्या यह सिर्फ एक स्ट्रगल थी जिसमें रेलिक्स को इकट्ठा किया गया था और आखिरकार एक विक्ट्री मिली थी? किसने या किस चीज ने यह सब ऑर्केस्ट्रेट किया? क्या यह सिर्फ कोइंसिडेंस था या फेट? क्या यह रैंडम सिलेक्शन था या प्री डिटर्मिन्ड डेस्टिनी? क्या ताकिरा विच की इंटरप्रिटेशन सही थी? रोलंड के दिमाग में ये सवाल तेज तर्रार से चल रहे थे। जब रोलंड सोच रहा था, टिली ने पूछा कि अगर कोई इंसान सभी 4 रेलिक्स हासिल कर ले तो क्या होगा? पाशा ने अपनी जेब हिलाई और शांति से बोला कि कोई नहीं जानता। उसने कहा कि गॉड ने इंसानियत या किसी भी रेस को नहीं, बल्कि सिर्फ जीतने वाले को पसंद किया। वेंडी, जो इन खुलासे से परेशान हो गई थी, समझ नहीं पाई कि लोग 1000 साल से एक ऐसी चीज के लिए एक दूसरे को मार रहे हैं जिसका पर्पस अब तक नहीं समझ आया। उसने डिवाइन विल की डिसरिस्पेक्टफुल पर अपना दुख और डिसबिलीफ जाहिर की। पाशा ने वेंडी से सिंपैथी दिखाई, लेकिन माना कि उसके पास इसका जवाब नहीं था। बस डॉक्यूमेंट्स में एक क्रिप्टिक लाइन थी जो शायद वेंडी के सवालों का जवाब दे सकती थी। हम सब डिविनिटी के बच्चे हैं, लेकिन सिर्फ कुछ ही सुबह का देख पाएंगे। जब हम मैजिक को समझते हैं, हमारी अनोखी जिंदगी का रास्ता तय हो जाता है। ये इन्फिनिट कंपटीशन काफी पुरानी है और इस स्टेज तक पहुंचने का 1 मिलियन में से एक है। परिंदे असल में परिंदे नहीं थे और हम असल में हम नहीं थे। ये संघर्ष ही है जो सब चीजों को जिंदा रखता है और कंपटीशन ही है जो जिंदगी को जीवित रखती है। रोलंड के दिमाग में एक मेटाफोरिकल बिजली का झटका लगा। वो अचानक उठ गया
बड़े स्क्रीन को घूर कर देखा और पाशा से कहा कि जो उसने अभी कहा वो दोबारा कहे। स्क्रोल, जो सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी, जो तकीरा विचेस कह रहे थे, ने वो लाइन दोहराई। ये इन्फिनिट कंपटीशन काफी पुरानी है और इस स्टेज तक पहुंचने का 1 मिलियन में से एक है। रोलैंड ने इसे इंटरप्रेट किया जैसे एक लंबी एवोल्यूशन की राह। शुरुआत से लेकर सभी सिविलाइजेशंस तक हर स्पीसीज जो सरवाइव कर गई, उसने अनेक कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ दिया। अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन की डिस्क्रिप्शन इस प्रोसेस से परफेक्टली फिट होती थी। सोचने पर ये 4 सिविलाइजेशंस जो अलग लगती थीं, एक सिमिलैरिटी शेयर करती थीं और वो थी मैजिक का इस्तेमाल करने की एबिलिटी। ह्यूमंस विचेस को जन्म देते हैं जो मैजिक का इस्तेमाल कर सकती हैं। डीमंस और अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन को मैजिक को और अच्छे से समझ आती थी। अगर कोई सरप्राइज ना हो तो अननोन सिविलाइजेशन के पास भी मैजिक मैनिपुलेट करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। और ये लाइन हम सब डिविनिटी के बच्चे हैं शायद हर स्पीसीज के लिए थी जिसे ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी गिफ्ट दिया गया हो। इस रीजनिंग के हिसाब से डिवाइन वॉर शायद रेलिक्स की प्रोटेक्ट या उनके लिए लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक तेज एवोल्यूशन का तरीका था, या हो सकता है मैजिक वर्ल्ड का एक रूल था। कुछ वक्त बाद रोलैंड और तकीरा विचेस के बीच डिस्कशन फिर से शुरू हुई, जैसे कि कौन रेलिक्स को गार्ड कर रहा था। और रेलिक की वजह से हर्मीज को हमेशा डिमोनिक बीस्ट्स के हैवी अटैक्स का सामना करना पड़ता था। यह भी मेंशन किया गया कि चर्च, जो काफी कमजोर हो गया था, अब रेलिक्स को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता था। इसलिए विचेस ने उन्हें वापस रूइंस में ले जाने का फैसला किया था। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे डिवाइन इंस्ट्रूमेंट की मदद से उन्होंने डिमोनिक बीस्ट्स को रिपेल्ड किया। डिस्कशन के एंड तक रोलैंड को तकीरा विचेस और उनकी हिस्ट्री का एक इनिशियल अंडरस्टैंडिंग मिल गया था। साफ था कि दोनों पार्टीज का कॉमन एनिमी डीमंस हैं और उन्होंने एक यूनाइटेड फ्रंट या अलायंस बनाने पर अग्री किया जिसमें म्यूचुअल प्रोटेक्शन और असिस्टेंस शामिल थी। तकीरा विचेस को यह सुनकर खुशी हुई और उन्होंने रोलैंड से कहा कि वो विचेस को रिक्रूट करना जारी रखें और फिलिस की मदद करें चोजन वन की तलाश में। उन्होंने कांटेक्ट बनाए रखने का फैसला किया। रोलैंड ने पाशा से अग्री करते हुए यह भी सजेस्ट किया कि तकीरा विचेस को नेवरविंटर सिटी के पास एक माउंटेन रेंज में रिलोकेट करना चाहिए, जिसे उसने उनके लिए सूटेबल समझा। यह सजेशन दूसरी तरफ से कई रिएक्शंस लाई, कुछ चिंता और कुछ डर के साथ। रोलैंड ने सबको देखा और रीअश्योरिंग सिग्नल दिया, फिर अपने विचार शेयर किए। उसने कहा कि वो नहीं मानता कि तकीरा विचेस को रेलिक्स को अकेला गार्ड करना चाहिए। उसने पॉइंट आउट किया कि हर्मेस ने अपनी मैसिव वॉल्स के साथ डिमोनिक बीस्ट्स का सामना किया और पूछा कि क्या तकीरा विचेस ऐसे सरप्राइज अटैक से डीमंस और डिमोनिक बीस्ट्स का सामना कर सकती हैं। सेलिन ने कॉन्फिडेंटली कहा कि वो मैनेज कर सकती हैं, प्रोवाइडेड डिवाइन इंस्ट्रूमेंट और उसका मैजिक कोर रिपेयर हो तो। लेकिन रोलैंड ने अपना सिर हिला दिया और ध्यान दिलाते हुए बोला कि डीमंस डिमोनिक बीस्ट से काफी ज्यादा पावरफुल और चालाक होते हैं। उसने कहा कि रूइंस के पास जो डिमोनिक बीस्ट्स के लाश पड़े हुए थे, उनसे यह पता चलता है कि उन्होंने सिर्फ रूइंस को तोड़ने का काम नहीं किया था, बल्कि अपने कोर एरिया तक भी पहुंचने की कोशिश की थी। उसने ये भी स्पेकुलेट किया कि डिवाइन इंस्ट्रूमेंट का रेंज लिमिटेड हो सकता है और यह सवाल उठाया कि डीमंस के सडन अटैक्स के अगेंस्ट उनका डिफेंस क्या होगा। पाशा, जो थोड़ी देर के लिए अपने छोटे टेंटिकल से हिल रही थी, ऐसे कोई जवाब देने की हालत में नहीं थी। रोलैंड ने धीरे से बोला कि वो मदद करना चाहता है। उसने कहा, ट्रस्ट ही कॉपरेशन का फाउंडेशन है। रेलिक्स को दोनों तरफ से सेफ समझी गई जगह पर रखना सबसे बेसिक ट्रस्ट बनाएगा, है ना? पाशा ने तुरंत जवाब नहीं दिया, लेकिन कुछ मिनट की डिस्कशन की रिक्वेस्ट की। स्क्रीन पर टेंटिकल्ड बीइंग्स आपस में एक दूसरे को टच कर रहे थे, जो उनका कम्युनिकेशन का तरीका लग रहा था, लेकिन रोलैंड उन्हें सुन नहीं पा रहा था। थोड़ी देर बाद पाशा ने फिर से बात की, लेकिन उसने रोलैंड के सवाल का जवाब देने से पहले अपना एक सवाल किया। रोलैंड को समझ आ गया कि पाशा के पास और भी कहने को था जब उसने पूछा कि इस अलायंस को कौन लीड करेगा। पाशा ने यह समझाया कि क्योंकि सबकी सर्वाइवल दांव पर लगी है, हर डिसीजन को बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए। इसलिए उन्होंने जॉइंट गवर्नेंस सिस्टम का प्रपोज किया, जिसमें कमांड्स को स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रुप्स के लीडर्स मिलकर डिस्कस करके देंगे। उसने ये आर्ग्यू किया कि ये अप्रोच पोर जजमेंट्स को रोकने में मदद करेगा और सभी पार्टीज के इंटरेस्ट को अलाइन करेगा। रोलैंड ने कमेंट किया कि ये फेडरेशन के सिस्टम से काफी मिलता जुलता लगता है। पाशा ने क्लैरिफाई किया कि अब के टाइम में 4 मेजर किंगडम्स के साथ साथ सभी विच ऑर्गेनाइजेशंस के डिसीजंस को 3 सीट मॉडल तक लिमिटेड नहीं होना चाहिए। वो फेडरेशन के अर्ली डेज की तरह 11 लीडर्स का राउंड टेबल काउंसिल बना सकते हैं जो बैटल प्लान्स फॉर्मुलेट करें। रोलैंड ने कुछ सोचकर पाशा की इंटेलिजेंस को पहचाना। अगर सीट्स को स्ट्रेंथ के बेसिस पर असाइन किया जाए तो तकीरा विचेस अपनी कम्युनिकेशन को अदर विच ऑर्गेनाइजेशंस के साथ बनाकर अपनी आइडेंटिटी को मजबूत बना सकती हैं और अपने इंटरेस्ट्स को इंश्योर कर सकती हैं। लेकिन रोलैंड, जो अब एक छोटे बॉर्डर टाउन का रूलर नहीं रहा, पाशा के प्रपोजल से अग्री नहीं था। अपने पोजीशन को फर्म और इरिफ्यूटेबल टोन में रखते हुए
रोलैंड ने कहा, सिर्फ एक लीडर होगा और वो मैं ही हूंगा। ये सबसे एफिशिएंट और स्टेबल अप्रोच होगा। उसका डायरेक्ट रिफ्यूजल कुछ देर के लिए रूम में साइलेंस ला गया और सब लोग उसकी तरफ देखने लगे। रोलैंड को पता था कि ये वक्त मॉडेस्टी दिखाने का नहीं था, जबकि जॉइंट गवर्नेंस फेडरेशन के लिए एक सूटेबल चॉइस हो सकती थी, लेकिन उसके लिए ये नहीं था। सिर्फ वो समझता था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए क्या जरूरी है और अपने टेरिटरी की पोटेंशियल को कैसे मैक्सिमाइज किया जा सकता है। उसने हमेशा कॉमन फोक्स और विचेस के बीच इक्वालिटी बनाए रखने की कोशिश की थी और वो पुरानी फेडरेशन के तरीके से रूलिंग को रिस्क नहीं ले सकता था। अपनी खांसी थोड़ी क्लियर करते हुए उसने कहा, एक यूनाइटेड फ्रंट अलायंस डीमंस के खिलाफ सेफगार्ड है, लेकिन मैं इमीडिएट इंटीग्रेशन का डिमांड नहीं कर रहा। वेस्टर्न रीजन में रिलोकेट करना सिर्फ ट्रस्ट बिल्ड करने की फाउंडेशन है। बोलने से ज्यादा मैं तकीरा विचेस को ये सब देखने का इनवाइट करता हूँ। रोलैंड ने उन्हें यह सुझाया कि वो पहले अपने आप नेवरविंटर सिटी की ताकत और डीमंस के खिलाफ उसकी हिम्मत को देखें, साथ ही उस ऑर्गेनाइजेशन को भी देखें जो अब नेवरविंटर सिटी के साथ काम कर रही है। उस वक्त जब वो सब कुछ समझ जाएंगे, तकीरा विचेस फिर अपनी मर्जी से फैसला कर सकेंगी। अगर वो उसकी लीडरशिप को मना कर दें तो भी रोलैंड ने कहा कि वो बेसिक कोऑपरेशन मेंटेन करेगा और उनकी रिसर्च में चोजन वन की तलाश में मदद करेगा। सेलिन ने पूछा कि क्या ये सच है अगर वो रेलिक्स और मैजिक कोर नहीं देते हैं। रोलैंड ने सिर हिलाकर जवाब दिया, ये क्लियर किया कि उसका ये इरादा नहीं है कि वो रूइन से लिए गए आइटम्स पर रिलाई करके डीमंस को हराए। जब तक रेलिक्स की प्रोटेक्शन की गारंटी हो, उसे उनके लोकेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। पाशा ने रोलैंड के शब्दों पर गहरा विचार किया। सेलिन अब एक ठंडी आवाज में रोलैंड के सोल लीडरशिप अप्रोच पर सवाल उठाते हुए बोली। उसने ये पॉइंट किया कि अगर डिवाइन वॉर दशकों तक चलता रहा और रोलैंड अब एक बूढ़ा इंसान बन गया, तो क्या वो अब भी सही डिसीजंस ले पाएगा? उसके सक्सेसर या उसके वंशज का क्या होगा? और क्या वो उनका इरादा समझ पाएंगे और सबको आगे बढ़ा पाएंगे? फिर उसने कहा कि सिर्फ एक जॉइंट गवर्नेंस सिस्टम ही इन कंसर्न्स को इफेक्टिवली एड्रेस कर सकता है। रोलैंड अपनी कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ उन्हें बताया कि इस बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पहला, उसने कहा कि वो नहीं मानता कि डीमंस इतने लंबे समय तक टिक पाएंगे। दूसरा, उसने ये भी सिग्नल दिया कि उसकी लाइफ की एज सबसे ज्यादा हो सकती है। उसने छोटी सी एक्सप्लेनेशन दी कि कैसे उसने जीरो को हासिल किया और उसकी एबिलिटी को समझा जो दूसरों की लाइफ स्पैन को एब्जॉर्ब कर सकती थी। पाशा ने शुरू में रोलैंड को हैरान और डर के साथ देखा। सच कहें तो रोलैंड को यह श्योर नहीं था कि जीरो की लाइफ स्पैन उससे ट्रांसफर होगी, क्योंकि उसने उसका कोई मैजिक नहीं लिया था। लेकिन उसने इस मोमेंट पर दिखावा करना जरूरी समझा। तकीरा विचेस ने फिर से गर्म बहस शुरू की। कुछ समय बाद पाशा ने उसके पॉइंट्स को मान लिया। उसकी आवाज अब ज्यादा गंभीर हो गई जब उसने कहा कि उनके पास अभी भी काफी सारे आइटम्स हैं जो रूइन से रिलोकेट करने हैं और उन्हें कम से कम 1 महीना लगेगा। पाशा ने रिक्वेस्ट की कि उन्हें अपना अंडरग्राउंड पैलेस और लैबोरेटरी इंडिपेंडेंटली रीबिल्ड करने का समय दिया जाए और इसके लिए रोलैंड की मदद चाहिए थी, खासकर मटेरियल्स के लिए। रोलैंड ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया और ये जानने की इच्छा दिखाई कि वो ये कैसे करने वाले हैं। पाशा ने कहा कि वो एक क्रीचर का यूज कर सकते हैं जो जमीन को खोद सके, जो तुरंत एगाथा को याद आया, वो क्रीचर जो डीमन के कैंप को गायब कर दिया था। पाशा हैरान थी कि उसने वो क्रीचर वहां क्यों नहीं भेजा, क्योंकि उस क्रीचर को काफी खाना चाहिए था। उनके पास इतना खाना देने का पैसा नहीं था कि वो क्रीचर इतना दूर जाए। रोलैंड ने फिर से उस क्रीचर के बारे में बात की जो मिस्टी फॉरेस्ट और वेस्टर्न रीजन के वेस्ट में विचेस ने इनकाउंटर किया था, मैप पर उन्हें दिखाते हुए और उन इमेजेस को दिखाते हुए जिसमें वो जायंट क्रीचर चीजें खा रहा था। फिर पाशा ने स्पेकुलेशन की कि शायद स्नो कैप्ड माउंटेन्स के अंदर भी अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन के कुछ रेमनेंट्स हो सकते हैं। ये अजीब था क्योंकि पाशा ने पहले कहा था कि पूरा अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन डिवाइन वॉर में वाइप आउट हो गया था, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन ये था कि जो क्रीचर्स अब वो यूज कर रहे हैं वो बस वेसल्स की तरह होते हैं, जैसे वो अपने करंट वेसल्स का यूज कर रहे हैं। सोल ट्रांसफर प्रोसेस ने ये अलाउ किया था कि कोई भी इन मॉन्स्ट्रस बॉडीज को कंट्रोल कर सके। रोलैंड ने इस बात पर थोड़ी देर सोचा और ये चीज उसे हैरान कर गई। हॉल में सभी लोग भी काफी सीरियस दिख रहे थे। सभी लोग एक ही कंक्लूजन पर पहुंच गए थे। वो क्रीचर अब तक 2 बार नजर आया था, एक बार एगाथा के रिसर्च टावर को टारगेट करते हुए और फिर डीमन के कैंप को। इसमें अनजानी सिविलाइजेशन का हाथ हो सकता है। शायद इस सिविलाइजेशन ने स्नोई माउंटेन के अंदर के रूइंस को ढूंढ लिया और क्रीचर के शेल को अपने होस्ट के रूप में इस्तेमाल किया। रोलैंड सोच रहा था कि क्या ये सिविलाइजेशन भी मैजिक कोर और सेंट्रल होस्ट तक पहुंच रखते हैं। उनका टेक्नोलॉजी और मैजिक के प्रति समझ किस लेवल तक एडवांस्ड है, या फिर क्या उन्होंने भी एक डिवाइन इंस्ट्रूमेंट बनाया है जो विचेस को टारगेट करता हो, बिल्कुल वैसे जैसे तकीरा विचेस के पास डीमंस के लिए डिवाइन इंस्ट्रूमेंट है। इसके अलावा अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन के रूइंस भी हो सकते हैं। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के आधार पर सेलिन ने तुरंत रोलैंड से मदद मांगी।
स्नोई माउंटेन के रूइंस को दुश्मन के हाथ में जाने से बचाने के लिए रोलैंड ने मदद करने का वादा किया। पाशा ने भी ये प्रॉमिस किया कि वो जल्दी अपने रिलोकेशन एफर्ट्स शुरू करेंगे। रोलैंड ने अपना हाथ स्क्रीन की तरफ बढ़ाया। पाशा, जो पहले कंफ्यूज थी, जब रोलैंड ने उससे कहा कि यह ट्रस्ट का एक जेस्चर है, तो आखिरकार उसने अपने टेंटिकल्स को भी बाहर निकाल दिया। अंत में रोलैंड ने पाशा से अंडर वाटर रूइंस के बारे में पूछा, जिसका जवाब पाशा ने शेक ऑफ हेड के साथ दिया। अगर पाशा को भी अंडर वाटर रूइंस के बारे में कोई आइडिया नहीं था, तो कौन इस एरिया को कंट्रोल कर रहा होगा? रोलैंड ने गहरी सांस ली और उसने सोचा कि शायद थंडर के वापस आने पर कुछ जवाब मिल सके। उस रात वेंडी ने स्कोल के कमरे का दरवाजा खटखटाने का सोचा, लेकिन अचानक दरवाजा खुल गया। लगता था स्कोल को वेंडी की आने वाली विजिट का अंदाजा था। जब दोनों को बात करनी थी, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वेंडी के कमरे में जाकर बात करते हैं। वेंडी ने स्क्रल को रेड केओस ड्रिंक का एक कप दिया। स्क्रल ने इस महीने के फ्लेवर को चखकर हैरानी दिखाई। वेंडी को भी ये देखना मजेदार लग रहा था कि विच यूनियन को रोलैंड से मिलने वाले केओस ड्रिंक्स किस तरह मिलते हैं। हर महीने उन्हें एवलिन द्वारा बनाए गए केओस ड्रिंक्स में से एक रैंडम बॉटल लेने का मौका मिलता था। जब दोनों ने ये डिलिशियस ड्रिंक का मजा लिया, वेंडी को रोलैंड के शब्दों की याद आई, सिर्फ एक लीडर हो सकता है और वो हूं मैं। रोलैंड की हमेशा अप्रोचेबल नेचर को याद करते हुए वेंडी को लगा था कि वो इंपॉर्टेंट डिसीजंस पर शायद हिचकिचाएंगे, लेकिन अब लगता है कि उसने उसकी उम्मीदों से ज्यादा कुछ अचीव किया था और वक्त के साथ वो ज्यादा स्टेबल और डिसाइसिव हो गया था, जो एक असली किंग बन गया था। वेंडी को और भी ज्यादा हैरानी इस बात पर हुई कि जब रोलैंड अपने रोल में मैच्योर हो गया था, तब भी विचेस और आम लोगों के प्रति उसका एटीट्यूड बिल्कुल वही था जो पहले था। वेंडी ने जाना कि स्क्रल भी इसी तरह सोच रही थी और इसलिए वो दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थी। वेंडी मुस्कुराई और स्क्रल को बताया कि उसने रोलैंड को एनी और दूसरे लोगों के एबिलिटी टेस्ट के रिजल्ट्स दिए हैं। जब ब्रोकन स्वॉर्ड की एबिलिटी की बात चल रही थी, स्क्रल कुछ देर के लिए सोच में पड़ गई और एशेस में नाइटिंगेल को याद किया, सोचता हुआ कि सिर्फ वही लोग ब्रोकन स्वॉर्ड की पूरी ताकत को अनलीश कर सकते हैं। बाकी सब लोग, चाहे उनकी मैजिक पावर कितनी भी ज्यादा हो, दुश्मन के साथ सीधा कॉम्बैट के लिए सूटेबल नहीं थे। वेंडी ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा कि उसने भी कुछ ऐसा ही सोचा था, लेकिन रोलैंड का ओपिनियन कुछ और था। रोलैंड ने ब्रोकन स्वॉर्ड को किसी को भी असाइन नहीं किया था। स्क्रल थोड़ा कंफ्यूज्ड हुआ और वेंडी ने रोलैंड के शब्दों को याद करते हुए बताया कि वेपन्स को आमतौर पर हमेशा साथ रखा जाता है, जो ब्रोकन स्वॉर्ड की फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करेगा। और फिर रोलैंड ने यह कहा था कि स्वॉर्ड की एनर्जी जरूरी नहीं कि फायर आर्म्स और कैनन से ज्यादा पावरफुल हो। इसके बजाय रोलैंड ने चाहा कि ब्रोकन स्वॉर्ड को सबके साथ मिलकर काम करने का मौका मिले और टास्क्स उसे इंटरेस्ट के हिसाब से असाइन किए जाएं। स्क्रल ये सुनकर मुस्कुराई। रोलैंड पहले विचेस के जज्बात का ख्याल रखता है, न कि उनकी यूटिलिटी का। शायद इसीलिए नाइटिंगेल ने उसका पूरी तरह से सपोर्ट किया। आगे देखते हुए उन्होंने खुशी महसूस की कि उन्होंने नाइटिंगेल के जजमेंट पर भरोसा किया। इन्हीं सोच विचारों के साथ वेंडी ने उनकी कप्स भर दी और एक टोस्ट किया। इस एपिसोड में काफी हिस्टोरिकल इवेंट्स और टर्मिनोलॉजी आती है, जो कुछ व्यूअर्स को कंफ्यूज कर सकती है, इसलिए मैं इसे सिंप्लीफाइड तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। आज रोलैंड ने आखिरकार तकीरा विचेस से कांटेक्ट किया। उसने जाना कि फेडरेशन के बीच जो स्प्लिट हुई थी, उसका क्या कारण था। सेकेंड डिवाइन वॉर के दौरान फेडरेशन के टॉप 3 सीट्स यानी लीडर्स अक्यूरा, नटालिया और एलेनोर के पास थीं। जब अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन के रूइंस में सोल ट्रांसफर मेथड और डिवाइन वॉर के बारे में इंफॉर्मेशन मिली, तो उनके बीच ये डिसएग्रीमेंट हुआ कि डीमंस के साथ कैसे लड़ा जाए, जो आखिरकार फेडरेशन के स्प्लिट और सिविल वॉर का कारण बना। एक्यूरा का फैक्शन हरमेस गया, जहां उन्होंने चर्च की स्थापना की और पहला पोप बना। दूसरा फैक्शन, जो नटालिया के अंडर था, डेसोलेट माउंटेन्स में रिट्रीट कर गया। चर्च ने एक्यूरा के अंडर सेकेंड डिवाइन वॉर में अपनी हार के बाद गॉड पनिशमेंट आर्मी प्रोजेक्ट शुरू किया। लेकिन यह प्रोजेक्ट, जो विचेस के सैक्रिफाइस पर डिपेंडेंट था, नटालिया के लिए एक ऑपोजिशन था। एक्यूरा ने प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करने की जिद की। यह प्रोजेक्ट ह्यूमंस को कुछ और दशकों का समय देने का प्लान था, लेकिन विचेस के बॉडीज को छोड़े बिना डिवाइन विल को खो देंगे। जबकि चोजन वन प्रोजेक्ट को विचेस की जिंदगी की जरूरत थी, लेकिन यह भी पता नहीं था कि चोजन वन कब मिलेगा। जल्दी ही फेडरेशन सिविल वॉर में गिर गया और अक्यूरा और नटालिया मर गए। एलेनोर ने अपने आप को पहला पर्सन बनाने का फैसला किया, जो सेंट्रल होस्ट के साथ मर्ज हो गया। सेंट्रल होस्ट में क्वेश्चंस इनपुट किए जा सकते थे और फीडबैक मिलता था। रोलैंड को लगता है कि यह शायद सबसे एंशिएंट बायोलॉजिकल कंप्यूटर या कैलकुलेटर सिस्टम हो सकता है। जब सिर्फ 3 ट्रांसेंडेंट विचेस यानी टॉप 3 सीट्स वाले चुक चुके थे, तो दोनों फैक्शंस ने एक अग्रीमेंट किया, जहां चर्च गॉड पनिशमेंट आर्मी प्रोजेक्ट को कंटिन्यू रखेगा और पाशा और उनकी टीम चोजन वन के रिसर्च और सर्च को जारी रखेंगे।
उन्होंने ये डिसाइड किया कि अगर पाशा और उनकी टीम 100 साल में चोजन वन नहीं ढूंढ पाते तो चर्च सब कुछ रिक्लेम कर लेगा। एक सदी गुजर गई और चर्च वापस नहीं आया क्योंकि विचेस को मॉर्टल्स ने हरा दिया, जिसने चर्च के नेचर को बदल दिया। जब पाशा और बाकी तकीरा विचेस बाहर निकलने के लायक हुए तब तक सब कुछ बदल चुका था और चर्च को रोलैंड ने हरा दिया। चर्च पहले डीमन से लड़ने और थर्ड डिवाइन वॉर के लिए प्रिपेयर करने के लिए बनाई गई थी, जिसमें वीक नॉन कॉम्बैट विचेस का सैक्रिफाइस करना होता था, जिसका बदला पावरफुल गॉड पनिशमेंट आर्मी मिलती थी। लेकिन 400 सालों में चर्च मॉर्टल्स के कंट्रोल में चली गई। विचेस के पावर को दोबारा गेन करने का डर था, इसलिए उन्होंने सिस्टमैटिकली विचेस पर अत्याचार करना शुरू कर दिया और यंग गर्ल्स को ट्रैफिक करने लगे। जो विचेस पकड़ी गई या अवेकन हुई उन्हें या तो प्योर वंस बनाया गया या मार दिया गया। इस कॉन्वर्सेशन के दौरान रोलैंड को पता चलता है कि डिवाइन वॉर कम से कम 4 सिविलाइजेशंस ने एक दूसरे के रेलिक्स के लिए लड़ी थी, जिसमें ह्यूमंस और डीमंस भी शामिल थे। उन्हें डिफीटेड अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन के बारे में भी पता चलता है, जहां तकीरा विचेस ने मैजिक कोर्स, ओरिजिनल होस्ट, सेंट्रल होस्ट और वैनिश्ड सिविलाइजेशंस के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स डिस्कवर किए थे। अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन फिजिकली वीक थी और सर्वाइवल के लिए ओरिजिनल होस्ट पे डिपेंड करती थी, जो अभी पाशा यूज कर रही है। फोर्थ सिविलाइजेशन के बारे में अभी कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन रोलैंड को लगता है कि ये उस सी के रूइन से रिलेटेड हो सकती है, जहां थंडर और उसकी एक्सप्लोरेशन टीम इन्वेस्टिगेट कर रही है। डिवाइन वॉर के पीछे का रीजन अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन के लंबे मैसेज के अकॉर्डिंग रोलैंड को लगता है कि ये एवोल्यूशन को प्रमोट करने के लिए था, जिसमें जो हारा उसका कंप्लीट एनाइलेशन होता था और जो जीता उसे डिवाइन विल मिलती थी, जो शायद गॉडहुड तक पहुंचने या गॉड बनने का चांस था। आज के एपिसोड बस इतना ही। तो बताइए कैसा लगा आपको आज का वीडियो। अगर पसंद आया हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।